मैं मुकेश कुमार 12th क्लास के केमिस्ट्री के सभी स्टूडेंट्स का अपने इस यूट्यूब चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स पर वेलकम करता हूं। बच्चों, आज के इस लेक्चर का टॉपिक है नर्स्ड समीकरण, इट मींस नर्स्ड इक्वेशन। बच्चों, इस लेक्चर में मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि नर्स्ड समीकरण क्या है और इसका डेरिवेशन कैसे किया जाता है, यानी कि इसकी व्युत्पत्ति कैसे होती है। तो बच्चों, आप अपनी कॉपी और पेन के साथ रेडी हो जाइए नर्स्ड समीकरण को समझने के लिए और इसका डेरिवेशन का नोट्स अपनी कॉपी में तैयार करने के लिए। बच्चों, नर्स्ड समीकरण बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नर्स्ड इक्वेशन पे बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हर साल बोर्ड एग्जाम में आती है, इसलिए आपको इसको तैयार करना ही करना है। तो बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं नर्स्ड समीकरण को। बच्चों, नर्स्ड समीकरण को समझने से पहले कुछ बेसिक टर्म हैं जिनका जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। इन बेसिक टर्मों में जैसे बच्चों सेल का विद्युत वाहक बल और सेल का विभवांतर, इन दोनों टर्मों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट रहता है बच्चों के अंदर। तो सबसे पहले इन दोनों में डिफरेंस आप समझ लीजिए कि सेल का विद्युत वाहक बल क्या है और सेल का विभवांतर क्या है। बच्चों, सेल का विद्युत वाहक बल और सेल का विभवांतर, ये बच्चों सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य का विभवांतर है। जब हम विद्युत वाहक बल की बात करते हैं तो ये दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य का वह विभवांतर है, जबकि सेल से बाह्य परपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, यानी कि सेल कोई कार्य नहीं करता है। और जब बच्चों सेल का विभवांतर का कॉन्सेप्ट आता है तो सेल का जो विभवांतर है यह सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य का वह विभवांतर है जब सेल से धारा प्राप्त की जाती है। यानी कि विद्युत वाहक बल में वो इलेक्ट्रोडों के बीच का विभवांतर आप काउंट करेंगे जब सेल बाह्य परपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं करता है, और जब केवल विभवांतर की बात आती है तो आप सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य का वो विभवांतर काउंट करेंगे जब सेल बाह्य परपथ को धारा दे रहा होता है, यानी कि जब सेल से बाह्य परपथ को धारा दी जा रही होती है। तो ये बच्चों इन दोनों में डिफरेंस है, इसको आप बोर्ड पे देख लीजिए। मैंने राइट डाउन कर रखा है सेल का विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। यह सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य उत्पन्न विभवांतर है जब सेल से बाह्य परपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, अर्थात सेल कोई कार्य नहीं करता है। इट मींस ई सेल। बच्चों, ई सेल सेल के विद्युत वाहक बल का सिंबल है। ई सेल बराबर होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। बच्चों, कैथोड और एनोड इलेक्ट्रोड हैं, यानी कि कैथोड का इलेक्ट्रोड विभव माइनस एनोड का इलेक्ट्रोड विभव। तो इस फार्मूले से आप सेल का विद्युत वाहक बल निकाल सकते हैं, और सेल का विद्युत वाहक बल क्या है ये अब आपको समझ में आ गया होगा। सेल का विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल, यह सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य उत्पन्न विभवांतर है जब सेल से बाह्य परपथ में धारा प्रवाहित होती है, यानी कि दोनों ही विभवांतर हैं। लेकिन विद्युत वाहक वाले केस में सेल का इलेक्ट्रोडों के बीच का वह विभवांतर है जब सेल बाह्य परपथ में धारा नहीं देता है, यानी कि सेल से बाह्य परपथ में धारा नहीं प्रवाहित होती है। तो बच्चों, अब मैं समझता हूं कि विद्युत वाहक बल और विभवांतर वाला कंफ्यूजन आपका दूर हो चुका होगा। अब आगे बढ़ते हैं। बच्चों, एक होता है अवस्था फलन, स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन बच्चों निकाय का गुण होता है, यानी कि सिस्टम का गुण होता है, और सिस्टम का एक ऐसा गुण होता है जो केवल निकाय की वर्तमान अवस्था पर निर्भर करता है। और बच्चों, ये उस विधि या उस प्रक्रिया पर निर्भर नहीं करता है जिससे, प्रक्रिया मतलब पथ, उस पथ या रास्ते पर निर्भर नहीं करता है जिस उस अवस्था को प्राप्त किया गया है। यानी कि निकाय का एक ऐसा गुण जो केवल निकाय की वर्तमान अवस्था पर निर्भर करता है और ना कि उस विधि या पथ पर निर्भर करता है जिससे वह अवस्था प्राप्त की गई है। क्या कहलाता है? अवस्था फलन कहलाता है। देखिए बच्चों, अवस्था फलन, स्टेट फंक्शन, निकाय का वह गुण जिसका मान केवल निकाय की वर्तमान अवस्था पर निर्भर करता है और ना कि उस विधि या पथ पर जिसके द्वारा वह अवस्था प्राप्त की गई है, अवस्था फलन कहलाता है। बच्चों, अवस्था फलन का यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, अभी आपको देखने को मिलेगा कितना इंपॉर्टेंट अवस्था फलन है। बच्चों, दो अवस्था फलन आपको 11th क्लास में पढ़ा दिए जा चुके हैं। थर्मोडायनामिक्स जो चैप्टर है उसमें आपको पढ़ाए गए होंगे। थोड़ा ध्यान कीजिए, आपको ध्यान में आ जाएगा। पहला अवस्था फलन एंथैल्पी,
जिसको H से डिनोट करते हैं, और दूसरा अवस्था फलन एंट्रोपी, जिसको कैपिटल S से डिनोट करते हैं। अब बच्चों यहाँ एंट्री होगी इस 12th क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में एक तीसरे अवस्था फलन की, जिसको कहते हैं गिब्स ऊर्जा या गिब्स मुक्त ऊर्जा। बच्चों एक अमेरिका के भौतिक विज्ञान के वैज्ञानिक थे जिनका नाम है बिलार्ड गिब्स। इन्होंने एक तीसरे अवस्था फलन को प्रतिपादित किया था, और किसकी मदद से? पहले वाले दोनों अवस्था फलनों की मदद से, यानी कि एंथैल्पी और एंट्रोपी के संयोग से इन्होंने एक तीसरे अवस्था फलन गिब्स, जिसका नाम इन्हीं के नाम पर है, गिब्स मुक्त ऊर्जा या गिब्स ऊर्जा का प्रतिपादन किया, और इसका नोटेशन है बच्चों कैपिटल जी। यहां देखिए गिब्स मुक्त ऊर्जा, गिब्स फ्री एनर्जी। अमेरिकी भौतिक विज्ञानी बिलार्ड गिब्स ने एंथैल्पी कैपिटल एस तथा एंट्रोपी कैपिटल एस के संयोग से एक नए अवस्था फलन का प्रतिपादन किया, जिसे गिब्स ऊर्जा भी कहते हैं, और गिब्स मुक्त ऊर्जा कैपिटल जी भी कहा जाता है। अब बच्चों अवस्था फलन जो होते हैं ये प्रक्रमों के स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस के बारे में भविष्यवाणी करते हैं, या उनको निर्धारित करते हैं कि प्रक्रम हमारा स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस मींस स्वतः प्रवर्तित, अपने आप होने वाला, और नॉन स्पॉन्टेनियस मींस जो स्वतः अप्रवर्तित हो, जो अपने आप ना हो। तो इनका निर्धारण बच्चों इन्हीं अवस्था फलनों के द्वारा होता है। जैसे बच्चों यहाँ पर 11th में आपको समझाया जा चुका है, ये जो एंथैल्पी होती है, एंथैल्पी या जो एंट्रोपी होती है, ये इस बात को निर्धारित करती है कि जो आपकी प्रोसेस है वो स्वतः प्रवर्तित है कि स्वतः अप्रवर्तित है, यानी कि स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है। वहां आपको ये बताया जाता है कि अगर एंथैल्पी में जो परिवर्तन है डेल्टा H, एंथैल्पी में जो परिवर्तन है डेल्टा H, अगर इसका मान 0 से कम है, मतलब ऋणात्मक है, तो जो प्रक्रम है वो स्वतः प्रवर्तित होगा, यानी कि स्पॉन्टेनियस होगा। प्रक्रम कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस, स्वतः प्रवर्तित होगा, यानी कि अपने आप होगा प्रक्रम। और अगर डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव है तो जो प्रक्रम है वह स्वतः अप्रवर्तित होगा, यानी कि नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। और बच्चों जो एंट्रोपी है, एंट्रोपी के बारे में आपको बताया गया है 11th क्लास में कि अगर एंट्रोपी में जो परिवर्तन है डेल्टा एस, इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव है यानी कि 0 से अधिक है, तो जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस होगी। बच्चों इसका ठीक अपोजिट है, यानी कि अब यहाँ पर जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस होगी। और अगर डेल्टा एस की वैल्यू निगेटिव है तो प्रक्रम नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, यानी कि स्वतः अप्रवर्तित होगा, यानी कि उसमें अपने आप होने की स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं होगी। तो बच्चों ये दोनों जस्ट अपोजिट हैं, तो इन बातों को आपने 11th क्लास में सीख रखा है। अब बच्चों यहाँ पर H और S के संयोग से, यानी कि एंथैल्पी और एंट्रोपी S के संयोग से एक तीसरे अवस्था फलन कैपिटल G को निर्धारित किया गया, जो साइंटिस्ट बिलार्ड गिब्स के द्वारा निर्धारित किया गया। और ये बच्चों कैपिटल G है क्या, इसको देखिए। कैपिटल G बराबर होता है H माइनस TS। कैपिटल G इक्वल टू होता है H माइनस TS। यहाँ बच्चों कैपिटल G तो गिब्स मुक्त ऊर्जा है, और कैपिटल H है एंथैल्पी, और कैपिटल T है परमताप, और कैपिटल S है एंट्रोपी। हालांकि यहाँ इस पे हम डिस्कशन नहीं करेंगे, अगर इस पे डिस्कशन करेंगे तो हम टॉपिक से दूर चले जाएंगे, क्योंकि आज हमारा टॉपिक है नर्स्ट इक्वेशन क्या है और इसको डिराइव कैसे किया जाता है, तो इसी पे कंसंट्रेट रहेंगे। तो ये कुछ बेसिक टर्म हैं जिनका जानना आपके लिए बहुत जरूरी है जब आप नर्स्ट समीकरण की स्टडी करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अगर इन टर्म्स के बारे में आपको नॉलेज नहीं होगी तो नर्स्ट इक्वेशन आपको समझ में आने वाला नहीं है। तो अब मैं समझता हूं कि आपने सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विभवांतर, अवस्था फलन, कौन कौन से अवस्था फलन आपको पढ़ने हैं और अवस्था फलन क्या होते हैं, और गिब्स मुक्त ऊर्जा के बारे में समझ लिया होगा। अब बच्चों गिब्स मुक्त ऊर्जा जो होती है, गिब्स मुक्त ऊर्जा निकाय के उपयोगी कार्य करने की क्षमता की माप होती है।
अब यहाँ पे बच्चों हमें गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा जी पर ही फोकस करना है और इसी से नेक्स्ट इक्वेशन को हम डिराइव भी अभी करेंगे। ये बच्चों क्या होता है, ये होता है माइनस निकाय द्वारा किया गया उपयोगी कार्य, और ये बच्चों डेल्टा जी जो है इसको कहते हैं माइनस डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल, निकाय द्वारा किया गया उपयोगी कार्य। यहाँ है डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल बच्चों यहाँ सफिक्स है, चूंकि यहाँ विद्युत सेल का ही केस हम स्टडी करेंगे तो उसके द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो विद्युत कार्य होगा, और इस वजह से डेल्टा जी को हम लिखते हैं माइनस डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल। तो अब बच्चों आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या है और ये किसकी माप है। तो बच्चों ये निकाय के उपयोगी कार्य करने की क्षमता की माप है, और ये एक अवस्था फलन है जिसका पिछली दो अवस्था फलनों से यानी कि एंथैल्पी और एंट्रोपी से रिलेशन जो है ये होता है कैपिटल जी इक्वल टू कैपिटल एच माइनस टी एस। अब बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में नोट करो, इसके बाद आगे डिस्कशन में स्टार्ट करता हूं। तो बच्चों अभी मैंने आपको तीन अवस्था फलनों के बारे में बताया। कौन कौन से थे बच्चों? एक तो कैपिटल एस था जिसको मैंने कहा था एंथैल्पी, दूसरा अवस्था फलन कैपिटल एस जिसको कहते हैं एंट्रोपी, और यहां तीसरे अवस्था फलन कैपिटल जी की एंट्री हुई जो किसने दिया? बिलार्ड गिब्स ने, जो भौतिक विज्ञानी थे यानी कि भौतिक विज्ञान के वैज्ञानिक थे, जिसको कहते हैं गिब्स मुक्त ऊर्जा, गिब्स मुक्त ऊर्जा या केवल गिब्स ऊर्जा कहा जाता है। और इन तीनों में रिलेशन होता है कैपिटल जी इक्वल टू एच माइनस टी एस, जहां पर कैपिटल टी क्या है? जहां कैपिटल टी बच्चों है परम ताप। ये बच्चों ये तीनों अवस्था फलन ये निर्धारित करते हैं कि दिया गया प्रक्रम स्वतः प्रवर्तित है कि स्वतः अप्रवर्तित है, यानी कि स्वतः प्रवर्तित, इसको बच्चों बोलते हैं स्पोंटेनियस, इंग्लिश में वर्ड है स्पोंटेनियस। और दूसरी तरह के प्रक्रम बच्चों होते हैं स्वतः अप्रवर्तित, इनको बच्चों बोलते हैं नॉन स्पोंटेनियस। तो बच्चों ये दो तरह के प्रक्रम होते हैं, एक तो स्पोंटेनियस, दूसरे नॉन स्पोंटेनियस। ये क्या है बच्चों? ये तीनों हैं अवस्था फलन जो ये निर्धारित करते हैं कि हमें जो प्रक्रम दिया गया है वो स्पोंटेनियस है कि नॉन स्पोंटेनियस। अभी बच्चों बात करते हैं एंथैल्पी की, तो एंथैल्पी वाला केस उठाते हैं। एंथैल्पी में जो परिवर्तन होता है डेल्टा एच, अगर इसकी वैल्यू 0 से कम है यानी कि अगर ये ऋणात्मक है तो प्रोसेस जो होती है वो स्पोंटेनियस होती है, यानी कि स्वतः प्रवर्तित होती है। और अगर बच्चों डेल्टा एच यानी कि एंथैल्पी में परिवर्तन धनात्मक है यानी कि 0 से बड़ा है तो जो प्रोसेस है यानी कि जो प्रक्रम है वो होगा नॉन स्पोंटेनियस, यानी कि स्वतः अप्रवर्तित होगा। ये तो बच्चों बात रही एंथैल्पी की। अब बच्चों एंट्रोपी वाले केस में आते हैं। एंट्रोपी बच्चों अगर एंट्रोपी डेल्टा एस की वैल्यू 0 से कम है तो जो प्रोसेस है या प्रक्रम है वो स्पोंटेनियस नहीं होता, ये ध्यान देना है आपको। तो प्रोसेस होगा हमारा नॉन स्पोंटेनियस, यानी कि जो प्रक्रम होगा उसमें अपने आप होने की स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं होगी। और बच्चों अगर डेल्टा एस की वैल्यू 0 से अधिक है तो जो प्रक्रम है वो होगा स्पोंटेनियस। तो बच्चों इसका जस्ट अपोजिट है ये। तीसरी स्टेट फंक्शन ले लें, कौन सी? गिब्स मुक्त ऊर्जा। बच्चों अगर गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा जी ऋणात्मक है यानी कि 0 से कम है तो दिया गया प्रक्रम बच्चों होता है स्पोंटेनियस। कैसा होता है बच्चों? स्पोंटेनियस।
और अगर डेल्टा जी की वैल्यू 0 से अधिक है, इट मीन्स धनात्मक है, तो हमारा जो प्रोसेस होगा वो होगा नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको इसको ध्यान में रखना है। अब बच्चों मैंने बात की कि डेल्टा जी यानी कि मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन, ये क्या होता है बच्चों? माइनस निकाय द्वारा किया गया उपयोगी कार्य, जिसको बच्चों मैंने अभी डिनोट किया है ई इलेक्ट्रिकल से। ई इलेक्ट्रिकल से। अच्छा बच्चों पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं आगे आपको बताना स्टार्ट कर रहा हूं। तो बच्चों अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि नर्स समीकरण क्या है और इसका डेरिवेशन कैसे किया जाता है। देखिए बच्चों, नर्स समीकरण को लिखने के लिए आप कैपिटल ई बनाएंगे, उसमें सी ई डबल एल सफिक्स लगाएंगे, ई सेल पढ़ते हैं बच्चों इसको। फिर आप ई बनाएंगे कैपिटल ई, उसमें दाईं तरफ ऊपर 0 बनाएंगे, फिर इसमें सेल सफिक्स लगाएंगे, फिर लिखेंगे माइनस, फिर लिखेंगे 2.303, फिर आर बनाएंगे कैपिटल, फिर कैपिटल टी बनाएंगे, अपॉन में लिखेंगे स्मॉल एन इंटू कैपिटल एफ। फिर यहाँ पे बच्चों आप बनाएंगे लॉग, इसमें 10 बेस इसका बनाएंगे और फिर बना देंगे कैपिटल क्यू। बच्चों यहाँ पर जो कैपिटल क्यू होता है ये इसको बोलते हैं बच्चों अवक्रिया भागफल। अवक्रिया भागफल बच्चों इसको इंग्लिश में बोल दिया जाता है रिएक्शन क्यूशिएंट। रिएक्शन क्यूशिएंट या रिएक्शन क्यूशेंट, रिएक्शन क्यूशेंट, रिएक्शन क्यूशिएंट। तो अब ये होता क्या है बच्चों? ये होता है उत्पादों के सक्रिय द्रव्यमानों का गुणनफल अपॉन अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों का गुणनफल। बच्चों यहाँ P का मतलब है प्रोडक्ट और R का मतलब है, आप जानते होंगे, रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट मींस उत्पाद, प्रोडक्ट मींस उत्पाद होता है, रिएक्टेंट मींस अभिकारक होता है। तो बच्चों ये यहाँ पर मीनिंग है कैपिटल क्यू का। कैपिटल क्यू मींस उत्पादों के सक्रिय द्रव्यमानों का गुणनफल बटे अपकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों का गुणनफल। अब बच्चों थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जब यहाँ पर आर देखो बच्चों, आर यहाँ पर गैस स्थिरांक है। आर क्या है? गैस स्थिरांक है। इसकी वैल्यू बच्चों होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ये किसकी वैल्यू है? गैस स्थिरांक कैपिटल आर की। और एन है इलेक्ट्रॉनों के मोलों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों के मोलों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों के मोलों की संख्या। कैपिटल एफ है बच्चों फैराडे नीतांक। फैराडे नीतांक जिसकी वैल्यू होती है 96,485 कूलाम प्रति मोल। तो ये बच्चों यहाँ पर सिंबल जो यूज हो रहे हैं उनकी ये मीनिंग है। अब बच्चों 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस पर नर्स समीकरण क्या होता है इसको आप समझिए। 25 डिग्री सेल्सियस पर, तो बच्चों 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर केल्विन में हम ले जाएं तो ये कितना हो जाएगा? 298 केल्विन। अब बच्चों इन स्थितियों में जब हम इसमें कैपिटल आर की वैल्यू पुटअप करते हैं, कैपिटल टी की वैल्यू पुटअप करते हैं और कैपिटल एफ की वैल्यू पुटअप करते हैं, तो समीकरण क्या हो जाती है? ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन स्मॉल एन
log base 10 कैपिटल Q। ये बच्चों नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्म आ जाता है मेरे सामने। इसको बच्चों और सही ढंग से लिखते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई सेल नॉट माइनस 0.0591 अपॉन स्मॉल एन log base 10। अब क्रिया भागफल की जगह हम रख देंगे एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि उत्पादों के सक्रिय द्रव्यमानों का गुणनफल। बच्चों एक से अधिक अगर उत्पाद होंगे तो उनके सक्रिय द्रव्यमानों का गुणनफल हो जाएगा। आप जानते हो कि सक्रिय द्रव्यमान को हम बड़े ब्रैकेट में क्लोज करके ही शो करते हैं, दिखाते हैं। आर क्या है? उत्पादों अर्धकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों का गुणनफल। तो नर्स्ट के समीकरण को 825 डिग्री सेल्सियस पर इस तरह से दर्शाते हैं और नॉर्मल कंडीशन में इसको ऐसे दर्शाते हैं। यहां पर हम Q की वैल्यू अगर पुटअप कर दें तो ये समीकरण क्या हो जाती है बच्चों? E सेल इज इक्वल टू ई सेल नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन NF log base 10 एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। तो बच्चों इन दोनों तरह से नर्स्ट के समीकरण को लिखा जाता है। ये एट एनी टेम्परेचर, ये 825 डिग्री सेल्सियस पर है। तो इन दोनों को, जिनको मैंने बॉक्सों में क्लोज कर रखा है, इनको आप याद रखेंगे। क्या है? एट एनी टेम्परेचर ई सेल इक्वल टू ई सेल नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन NF इनटू log base 10 एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स। 825 डिग्री सेल्सियस ई सेल इक्वल टू ई सेल नॉट माइनस 0.0591 अपॉन स्मॉल एन log base 10 एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स। फिर एक बार देखिए बच्चों, नर्स्ट समीकरण क्या आपको लर्न करनी है बच्चों। क्या है? ई सेल इक्वल टू ई सेल नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन NF इनटू log base 10 एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। 825 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन टेम्परेचर, ई सेल इक्वल टू ई सेल नॉट माइनस 0.0591 अपॉन स्मॉल एन log base 10 एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसका डेरिवेशन में स्टार्ट कर रहा हूं। बच्चों अब मैं आपको नर्स्ट समीकरण का डेरिवेशन कैसे किया जाता है इसको समझाने जा रहा हूं। ध्यान से बच्चों आप समझेंगे। बच्चों गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन, ये अभी मैं आपको क्लियर करा चुका हूं। ये क्या है? डेल्टा जी इक्वल टू माइनस निकाय द्वारा किया गया उपयोगी कार्य, या डेल्टा जी इक्वल टू माइनस ई इलेक्ट्रिकल। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स में आपने पढ़ रखा है विभवांतर डेल्टा वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। यहां से बच्चों आ जाएगा W इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डेल्टा V इंटू क्यू। इसको भी बच्चों ध्यान से देखें और इसको मान लें समीकरण नंबर 2। अब जरा बात करते हैं हम गैल्वेनिक शेल की। और गैल्वेनिक शेल में बच्चों डैनियल शेल मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया है, समझाया है और इसका नोट्स भी प्रोवाइड कराया है। जिन बच्चों ने डैनियल शेल वाला लेक्चर वीडियो अभी तक नहीं देखा है वो चैनल पे जाके डैनियल शेल वाला लेक्चर वीडियो जरूर देख लें। बच्चों डैनियल शेल में मैंने आपको क्या बताया था, इसमें बाईं तरफ जो इलेक्ट्रोड होता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, ध्यान करो, उसको कहते हैं एनोड। ये क्या होता है बच्चों? हमारा एनोड होता है। और दाईं तरफ वाला जो इलेक्ट्रोड होता है उसको हम क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं। एनोड हमारा नेगेटिव होता है। आपको याद करने की ट्रिक भी बताई थी, क्या थी ट्रिक? लोन, LOAN। और दाईं तरफ वाला जो इलेक्ट्रोड होता है इसको कैथोड कहते हैं और ये
पॉजिटिव होता है। इसको याद करने की ट्रिक बताई थी मैंने, RRCP। जिन बच्चों ने अभी तक, बहुत मजेदार था बच्चों डेनियल सेल, जिन बच्चों ने अभी तक इसको नहीं देखा है लेक्चर वीडियो को, वो बच्चों जरूर देख लें, जिससे कि आपको बहुत फायदा होगा और इसकी बहुत सारी बेसिक्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड निगेटिव, यानी कि बाईं तरफ ऑक्सीडेशन होता है और इसको एनोड कहते हैं और ये निगेटिव होता है। राइट, ये मेरा राइट हैंड है। राइट रिडक्शन कैथोड पॉजिटिव, मतलब दाईं तरफ रिडक्शन होता है, इसको कैथोड कहते हैं और ये पॉजिटिव होता है। और इलेक्ट्रॉन बच्चों कहां से कहां की ओर जाते हैं? इलेक्ट्रॉन हमारे एनोड से कैथोड की ओर जाते हैं। मान लिया कि यहाँ पे स्मॉल n मोल, कितने इलेक्ट्रॉन? n मोल इलेक्ट्रॉन कितने, कहां से कहां जा रहे हैं? एनोड से कैथोड की ओर जा रहे हैं। तब देखो, माना n मोल इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड पर, एनोड से कैथोड पर जा रहे हैं। तब बच्चों, तब Q क्या हो जाएगा? n मोल इलेक्ट्रॉनों पर उपस्थित आवेश क्या हो जाएगा? n मोल इंटू E क्या है? इलेक्ट्रॉनिक आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश। n मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों? n गुणित 6.02 गुणित 10 की घात 23 गुणित 10 की घात 23। बच्चों एक मोल जो होता है, एक मोल के बारे में बच्चों मैंने आपको बता रखा है और आपको याद भी होना चाहिए कि एक मोल इक्वल टू 6.002213 गुणित 10 की घात 23 कण। अगर वो कण इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, प्रोटॉन है तो प्रोटॉन हो जाएगा, न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रॉन हो जाएगा। तो n मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? n गुणित 6.022, अब दो तो नहीं, कैलकुलेशन में सिर्फ इतने ही लेते हैं, 6.02 गुणित 10 की घात 23। और इलेक्ट्रॉनिक आवेश का मान कितना होता है? 1.6 गुणित 10 की घात -19, 1.6 गुणित 10 की घात -19। इसको थोड़ा बच्चों आगे बढ़ा देते हैं, LOAN, एनोड को भी थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं ANODE, एनोड। अब ये बच्चों क्या हो गया? कूलाम। क्या आ जाएगा? कूलाम। ये अलग है बच्चों, उसमें मिक्स नहीं करिएगा। अब बच्चों जब इसका और इसका मल्टीप्लाई किया जाता है तो कैलकुलेशन आ जाती है 96,485। इसकी कैलकुलेशन आती है 96,485 और ये क्या है? कूलाम। अब बच्चों ध्यान दो, 96,485 कूलाम आवेश जो होता है ये फैराडे नीतांक कहलाता है और इसको कैपिटल F से लिखते हैं। क्या है बच्चों? अभी मैं फैराडे नीतांक को लिख दूंगा, 96,485 कूलाम आवेश क्या कहलाता है? फैराडे नीतांक कहलाता है। तो इसका मतलब Q हो गया हमारा NF। क्या हो गया? NF। बच्चों स्टेप बाय स्टेप आप समझते चलिए, आपको बहुत अच्छे ढंग से, जैसे ये मैं एंड करूंगा आपको आ भी जाएगा डेरिवेशन। तो Q इक्वल टू NF। अब बच्चों डेल्टा बी की बात कर लेते हैं। डेल्टा बी क्या होता है बच्चों? डेल्टा बी का मतलब सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच का विभवांतर, और इसी को बच्चों कहा जाता है ई सेल, सेल का विद्युत वाहक बल। तो ये दोनों वैल्यूज हम पुट करेंगे समीकरण नंबर 2 में। किसमें पुट करेंगे? समीकरण नंबर 2 में लिखेंगे, अतः समीकरण 2 से, किससे? समीकरण 2 से क्या आ जाएगा? W बराबर डेल्टा V की जगह आ जाएगा ई सेल और Q की जगह क्या आ रहा है? NF। तो W बराबर आ गया NF ई सेल, NF ई सेल, NF ई सेल। अब देखो समीकरण नंबर 1 से, यही बच्चों क्या है? यही यहाँ पर W इलेक्ट्रिकल है,
और इसकी वैल्यू कितनी है NFE सेल। अब बच्चों बात कर लेते हैं समीकरण नंबर 1 की। देखो, अतः समीकरण 1 से क्या आ जाएगा, डेल्टा जी की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, यहां देखिए -NFE सेल, NFE सेल। अगर बच्चों कंडीशन स्टैंडर्ड है तो डेल्टा जी नॉट अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे इसको, -NF और ई सेल और ऊपर बना देंगे नॉट। ठीक है, कब, मानक स्थिति में, आदर्श कंडीशन में ई सेल नॉट। तो ये बच्चों डेल्टा जी आ गया, ये डेल्टा जी नॉट आ गया। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट में एक रिलेशन होता है, उसको देखो। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log बेस 10 Q। Q बच्चों वही अपक्रिया भागफल ये होता है। क्योंकि इन दोनों में ये रिलेशन होती है, अतः इन दोनों की वैल्यू पुटअप करेंगे, डेल्टा जी माइनस NF क्या हो जाएगा, ई सेल इक्वल टू -NF ई सेल नॉट प्लस 2.303 RT log बेस 10 Q। बच्चों ये फॉर्म आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें ई सेल की वैल्यू डिटरमिन करनी है। तो ई सेल के साथ में जो -NF है इसका दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, हम भाग कर देंगे। लिखेंगे दोनों पक्षों में -NF से भाग करने पर। अब जब भाग देंगे तो -NF से NF यहाँ यानी कि बाई साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आगे क्या आएगा, यहाँ भी -NF से -NF कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आ गया ई सेल नॉट। यहाँ देखो -NF से आप भाग दोगे तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, क्या आएगा 2.303 RT अपॉन NF और यहाँ आ जाएगा log बेस 10 Q। इसको हम लोग क्या लिखते हैं, ई सेल इक्वल टू ई सेल नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन NF log बेस 10 एक्टिव मास ऑफ बताओ बच्चों, प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। क्यों क्या है, अपक्रिया भागफल है। तो बच्चों यह है क्या है, यह है नर्स्ट क्या है, समीकरण है, यह नर्स्ट समीकरण है। अब बच्चों 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस पर इसका फॉर्म क्या हो जाता है बच्चों, ई सेल इक्वल टू ई सेल नॉट माइनस 0.0591 अपॉन n log बेस 10 एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से हम नर्स समीकरण को डिराइव कर सकते हैं, बशर्ते आपको इसके जो बेसिक टर्म हैं उनकी नॉलेज होनी चाहिए। पूरे लेक्चर वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लास्ट तक आते आते आपको नर्स समीकरण का कॉन्सेप्ट एकदम माइंड में आपके फिट हो जाएगा। तो बच्चों अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो बच्चों अब इस लेक्चर वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर बच्चों आपको नर्स समीकरण का ये लेक्चर वीडियो पसंद आया हो और आपको नर्स समीकरण समझ में आ गया हो तो लेक्चर वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।